नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां पर मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया है। आपको बता दें, कोर्ट के बाहर मनीष कश्यप के समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। कोर्ट के अंदर भी भारी भीड़ देखी गई। मनीष समर्थकों ने नारेबाजी की है। मनीष कश्यप पर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने केस दर्ज कराया था। उमाकांत सिंह अभी चनपटिया से बीजेपी के विधायक हैं। मनीष कश्यप ने भी 2020 में चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि मनीष पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसके तहत बेतिया में ही 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 केसों में वो चार्जशीटेड है और एक मामले में जमानत पर और एक मामले में हाईकोर्ट पटना ने भी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। और शायद इसी केस में उसकी आज पेशी होने वाली है। और इससे पहले भी 4 बार मनीष को पेश करने के लिए कोर्ट की ओर से तारीख दी गई थी, लेकिन उसकी पेशी नहीं हो सकी थी। विभा, शुक्रिया अलीम। और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष समर्थकों के नारेबाजी के बीच मनीष कश्यप की आज कोर्ट में पेशी हुई है। और इस पेशी के दौरान क्या कुछ कोर्ट में इस वक्त होता हुआ नजर आया है, जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में क्या पेशी हो गई? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, अभी मनीष कश्यप के बारे में जो सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब मनीष बाहर निकलेगा, उसके वकील जब बाहर आएंगे तब इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी। लेकिन बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मनीष को राहत नहीं मिली। मनीष को फिलहाल जो है वो मदुरई कोर्ट जेल में ही रहना पड़ेगा। और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उसे वापस जो है वो तमिलनाडु के मदुरई जेल भेजा जाए। तो इस मामले की पेशी उसकी हुई है। सुनवाई फिर अगली तारीख दी गई, उस मामले पर भी सुनवाई होगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एसपी कार्यालय से मनीष को कोर्ट ले जाया गया, बेतिया व्यवहार न्यायालय ले जाया जा रहा था, तो समर्थकों की भारी भीड़ एसपी कार्यालय के बाहर, उसके बाद कोर्ट के बाहर भी काफी संख्या में जो यूट्यूबर हैं और जो उसके समर्थक हैं वो लोग वहां पे पहुंचे थे। सबसे हैरानी की बात है, कोर्ट परिसर के अंदर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। कोर्ट परिसर के अंदर भी जो मनीष के समर्थक हैं उन लोगों ने जमकर मनीष के समर्थन में नारेबाजी की है। हालांकि मनीष जब अंदर कोर्ट के अंदर जाता तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान जो अपने समर्थकों को देखकर, क्योंकि इतने लंबे समय से वो बेतिया से बाहर और तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है, तो घर आने की जो खुशी हल्की होती है तो उसके चेहरे पर दिखी है। और उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया अपने समर्थकों को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसके समर्थक जो हैं वो अभी जमे हुए हैं। मनीष कोर्ट के अंदर गया है, सुनवाई हो रही है। और पेशी के बाद जब मनीष बाहर निकलेगा उसके बाद उसके जो वकील आएंगे तो क्या कुछ कोर्ट ने कहा और क्या आदेश हुआ है। प्रफुल्ल, यानी कि ये माना जाए जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है, अगर कोर्ट की तरफ से ये निर्देशित किया गया हो कि अब उन्हें एक बार फिर से मदुरई भेजा जाए, तो ये कार्रवाई कब तक हो सकती है? क्या आज ही उसे भेजा जाना होगा? जी बिल्कुल, देखिए वो कोर्ट ने जो आदेश अभी तक जारी किया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो ये कहा गया है कि चूंकि ये फर्जी वीडियो बनाने वाले के मामले में ये तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है और इन पे गंभीर संगीन धाराएं के तहत मामला दर्ज है, जिसके तहत वो जेल में बंद है, तो उन्हें मदुरई जेल वापस भेजा जाना है। और इस मामले की सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो ये एक तारीख थी जिस पर मनीष की पेशी हुई। इसके बाद जो अगली तारीख तय होगी उसके बाद वहां भी उसमें भी मनीष को यहाँ पे पेश होना होगा। तो ये तमाम बातें हैं। और जब उनके वकील बाहर आएंगे, जब मनीष खुद बाहर आएगा और उनके जो अधिवक्ता है, जो सरकार, यानी ये जो कहा जा रहा था कि उमाकांत सिंह के मसले पर, जिसमें जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने की बात थी, उस मसले पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, देखिए उस मामले में सुनवाई हुई है। इसके साथ मनीष पे कई ऐसे मामले हैं, जैसे 3 मामले अभी फिलहाल जो है जो बेतिया न्यायालय में, 5 मामले में चार्जशीटेड है और 3 मामले ऐसे हैं जिसमें एक मामला जो है विधायक उमाकांत सिंह के साथ 2020 में जो विधानसभा चुनाव के दौरान जान से मारने की धमकी रंगदारी मांगने का जो मामला दर्ज हुआ था वो मामला है। एक मामला है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो मैनेजर है उनके साथ अभद्र व्यवहार, सरकारी काम में बाधा और मारपीट करने का आरोप है। इन तमाम जो चीजें हैं, चूंकि बार बार मनीष को तमिलनाडु से यहाँ लाना
भी सुरक्षा लिहाज से संभव नहीं। और ऐसे में ये देखना होगा कि वकील जब बाहर निकलते हैं तो क्या जानकारी दी जाती है। प्रफुल्ल, आप इस पर नजर बना के रखिए, इससे जुड़े हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है आईआरसीटीसी घोटाले पर। यह बड़ी खबर 16 अगस्त को अब इसे लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए तारीख जो है वो तय की गई है 16 अगस्त की। आज 2 सह आरोपियों पर बहस हुई है, चार्ज फ्रेम करने पर इसे लेकर 2 सह आरोपियों पर बहस हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी और आरोपियों की तरफ से चार्ज फ्रेम करने पर बहस की जाएगी। सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सह आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर बहस आज हुई, अगली तारीख दी गई, यानी कि जो जितने भी आरोपी हैं उनमें एक एक करके सब पर पहले बहस होगी। जी देखिए, बिल्कुल विभा, पिछली बार लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो बहस है वो पूरी कर ली गई है चार्जेस फ्रेम होने पर। आज रेलवे के 2 जो बड़े अधिकारी हैं इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनको लेकर बहस की गई है और इस पूरे मामले में जो बहस है वो फिलहाल उनकी तरफ से आरोपों पर की गई है। 16 अगस्त को इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी, जब फिलहाल अन्य जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में उनको लेकर बहस की जाएगी। हालांकि आज आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो तमाम तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे हैं उनमें कुछ दस्तावेजों की कमी है, लिहाजा जो फिलहाल उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं 120B की, उसको ड्रॉप आउट किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो बहस है वो कंटिन्यू है, यानी कि अब 16 अगस्त को फिर से बहस की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब जांच इस मामले में सीबीआई की तरफ से इन तमाम आरोपियों के बहस को लेकर काउंटर किया जाएगा तो सीबीआई की दलील क्या होगी। लेकिन अभी तक जो फिलहाल क्रक्स है, कमावेश है, वो यही है कि तमाम जो आरोपी अभी अपने आरोपों पर बहस कर रहे हैं वो सीबीआई के द्वारा की गई जांच पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सीबीआई ने कुछ तथ्यों के आधार पर ही उनको आरोपी बनाया है, जबकि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं है। सुशील, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जिन 2 सह आरोपियों पर आज बहस की शुरुआत हुई, हालांकि अभी कंटिन्यू ही है, ये 2 सह आरोपी कौन है, उनके नाम सामने आ पाए हैं क्या? जी देखिए, फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब आरोपों पर बहस किया जा रहा है तो कोर्ट में फिलहाल जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हुए 2 रेलवे के अधिकारी हैं जिनको फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने किस तरह सरकारी पद का दुरुपयोग किया है और किस तरह अपने सरकारी पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। भले ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया हो, लेकिन इस पूरे फिलहाल जो आईआरसीटीसी घोटाला हुआ है उसमें वो शामिल रहे हैं और उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि ये जब इनकी तरफ से अपने पक्ष को रखा जाता है उसके बाद सीबीआई क्या दलील देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 136 दिन के बाद लोकसभा पहुंचे, जहां आईएनडीआईए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सजा रद्द होने के बाद आज स्पीकर ने उनकी संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है, जिसके बाद वो संसद पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जब 136 दिन के बाद संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद में पहुंचे और देखिए, पहले गांधी की प्रतिमा के पास उन्होंने नमन किया और उसके बाद संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हुए राहुल गांधी, हालांकि यहां पर उनके समर्थकों का और उनके स्वागत के लिए जो तमाम कांग्रेस के नेता थे उनकी मौजूदगी नजर आई। यहां पर पूरे भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और 136 दिन के बाद एक बार फिर से सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में उनकी मौजूदगी। तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने इसके लिए लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद दिया। निश्चित तौर पर फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका 2 साल का सजा हुआ था उसको स्टे कर दिया। तो स्वाभाविक है कि लगता है कि शुक्र को ही होना चाहिए था और शुक्र को क्यों नहीं हुआ पता नहीं है मुझे। लेकिन जैसे ही शनिवार और रविवार तो बंद था सदन, तो सोमवार को खुलते ही 10 बजे 10:30 बजे सदन शुरू होता है और उनको बहाल कर दी गई है। ये बड़ी खुशी की बात है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने और फिर वापस आने में राजनीति का कोई मतलब नहीं है। राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सजा पे रोक लगी तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। आज एक बार फिर सीएम का जनता दरबार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसमें सीएम ने लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। इसी कड़ी में एक महिला की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाने को कहा, लेकिन तभी वे सीएम के पास आ गए। उन्हें देख सीएम ने कहा वहां काहे नहीं बैठते हैं, और सीएम ने उन्हें अपनी जगह पर जाकर बैठने का निर्देश दिया। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग, कारा विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के साथ मद्य निषेध विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निगरानी विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें जो थी उससे सुनते हुए वो नजर आए। जनता दरबार में संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्य सचिव के साथ डीजीपी समेत तमाम जो आला अधिकारी होते हैं उनकी मौजूदगी रही। वहीं किशनगंज से साइबर क्राइम का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने आया, जो 22/10/2022 का मामला था। पीड़ित बसंत सिंह ने यह कहा कि किशनगंज पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के दौरान 3 लोग जो पहले से एटीएम में खड़े थे उन्होंने एटीएम को बदल लिया और अपना एटीएम उन्हें थमा दिया, जिसके बाद एक जगह 20,000 और दूसरी जगह से 22,000 रुपए यानी कि कुल 42,000 रुपए की निकासी कर ली गई। जब पैसे निकाले जाने का मैसेज आया तो बैंक और सदर थाने को इसकी सूचना दी गई। पीड़ित ने कहा कि थाने में उनके एप्लीकेशन को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कार्रवाई नहीं होता देख उन्होंने वरीय अधिकारियों को जब इसकी सूचना दी तब भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई ही आगे की गई। किशनगंज से आई सदमा आजमी ने भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही। आपके साथ कौन कर रहा है गड़बड़? कौन बदमाशी कर रहा है? हरे राम सर घटना स्थल पर हमारा घर बना दिया। 2 साल से बिना बिजली के घर के चीज जो की झोपड़ी बना कर हम गरीब बात लगे तो सर हाँ, अपर मुख्य सचिव आप देख लीजिए महिला का सर इसकी जमीन पर सर कब्जा करने का उसके साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, ये सब दे रहा है। और ये कोरोना के दौर में हुआ था 221 में, जिसको हटा दिया ये किया। इसको तो तत्काल देखिएगा, एक्शन लीजिएगा। इसका जमीन है जिसका घर में कोई तोड़ दिया सर, सबको यही न किया है जी। आप वहाँ काहे नहीं बैठते? जाकर देखिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों के मुद्दे पर अब कमेटी बनेगी। सरकार कमेटी का गठन करेगी और इसी सप्ताह उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो सकता है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही बिहार में नियोजन इकाई जो है वो खत्म हो जाएगी। शिक्षकों को अब बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी। विभागीय परीक्षा को लेकर एसएट को मिल सकता है जिम्मा। इसी की जानकारी इस वक्त सामने आती हुई और इसी महीने तक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा मिल सकता है। विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग से प्रस्ताव पर राय ली जाएगी, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है।
और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, इसी हफ्ते कमेटी का गठन ये माना जाए कि इसमें और ज्यादा तेजी आएगी कमेटी बनने के बाद? बिल्कुल विवाह, देखिए सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन होगा। 1 सप्ताह के भीतर कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी जो है पूरे मामले पर प्रस्ताव तैयार करेगा, जो प्रस्ताव कैबिनेट भेजे जाएंगे। बता दें आपको, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, विधि विभाग और पंचायती राज विभाग से जो है मंतव्य लिए जाएंगे, उससे राय ली जाएगी और उसके बाद जो प्रस्ताव तैयार होगा कि आखिर सरकार को कितना खर्च इसमें आएगा, साथ ही जो शिक्षक हैं उनको किस परीक्षा से गुजरनी होगी। कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात है तो उसको लेकर SCRT को जिम्मा भी मिल सकता है परीक्षा लेने की। तो तमाम तैयारियां शुरू हो गई है और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जो है 1 सप्ताह के भीतर कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद सवाल ये कि इस कमेटी के सदस्य कौन होंगे, इसमें किसका प्रतिनिधित्व होगा? आमिर सुबहानी की अध्यक्षता जरूर होगी, लेकिन कमेटी में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन से लोग होंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें जो राय लेने की बात आई है कि सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, क्योंकि पंचायती राज विभाग के अधीन ही अब तक जो नियोजन इकाई है वो काम कर रहा था और जो शिक्षक है उनकी बहाली हो रही थी। लेकिन जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, नियोजन इकाई भंग हो जाएगी, उसके बाद जो है सरकार के अधीन ये शिक्षक हो जाएंगे और सीधे विभाग से वो हैंडल होंगे। तो कुल मिलाकर सामान्य प्रशासन, विधि विभाग, वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी हैं उसके साथ साथ शिक्षाविद जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और तमाम लोग मिलकर प्रस्ताव तैयार करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी साल जो बिहार सरकार है वो शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है, राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विवाह, यानी एक तरीके से ये मान लिया जाए कि अब शिक्षकों के साथ कोई वार्ता नहीं होने वाली है, जो कुछ होगा अब इस कमेटी के गठन के बाद और इसी कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप होगा। बिल्कुल, अब सीधे कहा जा रहा है कि अब कमेटी जो है पूरा काम करेगी और कमेटी की जब रिपोर्ट तैयार होगी, जब प्रस्ताव तैयार किया जाएगा तो उस प्रस्ताव को पहले सीएम नीतीश कुमार जो है खुद देखेंगे और उसके बाद उसे कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट में जैसे ही मुहर लगेगी उसके बाद ये तय होगा कि जो शिक्षक हैं उनको किस तरह से विभागीय परीक्षा में शामिल होना होगा, कौन सा डिपार्टमेंट जो है एग्जाम लेगा, तमाम चीजें। लेकिन ये चीजें अब क्लियर हो गई है कि शिक्षकों को BPSC परीक्षा नहीं देनी होगी। बिना BPSC परीक्षा दिए अब डिपार्टमेंटल एग्जाम की पूरी संभावना है और उसके बाद सरकार राज्यकर्मी का दर्जा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा लगातार चल रहा है। हॉस्टल खोलने की मांग करते हुए छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। PU हालांकि शर्तों के साथ हॉस्टल खोलने को तैयार हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से हॉस्टल्स जो खोलने की बात है उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। छात्रों को हालांकि ये शर्त मंजूर नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी के बाद जिस तरीके से कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चारों हॉस्टल को बंद कर दिया, हालांकि अब हॉस्टल को खोलने का आदेश दिया है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। और वो शर्त जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि छात्र एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 हॉस्टल खोला जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खोला नहीं जा रहा है, भरमाया जा रहा है। पटना कॉलेज का प्रिंसिपल और पटना विश्वविद्यालय का VC दोनों का दोनों ऐसा पॉलिटिकल आदमी है। ये लोग अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में एक राज्यपाल बनना चाहते हैं तो एक VC बनना चाहते हैं। ये लोग अपने राजनीति रोटी सेकने की वजह से सभी छात्रों के जीवन को अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। अगर छात्र की सहमति मांगी गई कि आप कैसे रहना चाहते हैं, छात्रों ने कहा कि पहले जैसे रहते थे हमको उसे रहने दिया जाए, फिर VC और प्रिंसिपल मिलकर अपनी मनमानी क्यों चलाते हैं? क्यों बुलाए हुए, क्या बिना किसी छात्र को बुलाए हुए मीटिंग कर लेते हैं आपस में और एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आप सभी को हॉस्टल का नाम चेंज कर दिया जाएगा, 1, 2, 3 नंबर रख दिया जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों को, अच्छा एक चीज बताइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, हम आपको 4 मुक्का पीछे से मार देते, पेट में दर्द होगा कि पीठ में दर्द होगा? दोनों जगह दर्द होगा ना। तो आपसे पूछेंगे कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है? आप लोगों से बातचीत कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद कर दी है, बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं। हिटलर साहिब पटना विश्वविद्यालय के VC और प्रोक्टर के द्वारा छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है। कल चल के हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों का MA का एग्जाम है, उनके भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश में ये छात्र भीगने को मजबूर है और इस बारिश में भीगते हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको रहने के लिए जगह नहीं है। अपने रहने के लिए हॉस्टल के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इन छात्रों से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये साफ तौर पे करेंगे, आखिर करे तो क्या करे। हम लोग सड़क पे आ गए हैं, गंगा किनारे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारा कोई बात नहीं सुन रहा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते